नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम क्लासेस पे। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन चैप्टर होता है। इससे मिनिमम 2 से 3 मार्क्स या ज़्यादा मैक्सिमम की बात करूं तो 4 से 5 मार्क्स आता ही आता है कंपलसरी। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसकी हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो आइए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पत्ती, हिंदी में संख्या पत्ती कहते हैं। नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे नंबर सिस्टम, या किसी भी संख्या को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारी पत्ती होती है उसे संख्या पत्ती कहते हैं। अब नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए पहले हमें संख्याओं के बारे में, जो रिप्रेजेंट होती हैं, तो संख्या कई प्रकार से रिप्रेजेंट हो सकती हैं, तो उनके बारे में पहले जानना जरूरी है। तो पहले उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम जब बेसिक से संख्या के बारे में जान लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा क्लियर होता चला जाता है। जब हमें संख्या पता नहीं होंगी तो हम चैप्टर में नहीं कर सकते। तो आइए पहले नंबर पे हम जानते हैं, लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या जिसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। यानी कि 1 से वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती है, वो संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर की। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसमें सभी जितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं उनमें जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। जीरो भी सम्मिलित हो जाता है तो वह संख्या हमारी कहलाती है पूर्ण संख्या। यानी कि ये जो संख्या होती हैं ये शुरुआत होगी 0 से, 0 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, ये भी हमारा कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। बस इसमें क्या रहता है, जीरो भी सम्मिलित हो जाता है और बाकी जितने भी प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर्म ऑफ P/Q, फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 नहीं होगा, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 1/2, 3/4, 5/6, यानी कि जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या माइनस में भी कोई नंबर आता है तो वो भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। और इसमें एक वैल्यू आती है कितनी, 22/7, ये हमारा कैसा नंबर होता है, ये हमारा रेशनल नंबर होता है। और इनके अलावा हम बात करें इसमें जो रेशनल नंबर होते हैं, यहाँ से जैसे कोई भी संख्या जो स्क्वायर रूट में लिखी है, क्या वो एक रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकाला जा सकता है। जिसका स्क्वायर रूट निकाल सके हम बाहर तो एक रेशनल नंबर होती है। जैसे 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे 2, इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, तो ये एक नंबर कैसे हो जाएगी, रेशनल नंबर हो। यानी कि वे संख्याएं जो वर्गमूल में होंगी उनका हम
पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, जिनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वो नंबर कैसी होती है? रेशनल नंबर होती है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है, जैसे 0.333, ये डॉट डॉट इस प्रकार चल रही है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर है तो ये नंबर, रिपीटिंग नंबर जो भी होता है उसे हम समाप्त किया जा सकता है। समाप्त कैसे किया जाएगा? यानी कि जो 333 हमारा चल रहा था, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि इसके आगे नंबर की रिपीटिंग है। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो यानी कि इस संख्या को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ से जब यहाँ से बार हटाते हैं तो यहाँ से हमारा कितना आ जाता है, इसे सोल्व करते हैं तो 3/9, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है कितनी? 1/3। इसे आगे हम बताएंगे ये कैसे आता है निकल करके। 1/3 यानी कि जिसके ऊपर बार लगा है कोई भी संख्या और उसकी नंबर की क्या हो रही है? रिपीटिंग हो रही है। उस नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो वो कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। और भी कई सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं, जैसे 0.4 इसके ऊपर बार लिखा है, एक संख्या के ऊपर बार है या दो संख्या के ऊपर बार है, तो उसका मतलब है उन नंबर की क्या हो रही है? रिपीटिंग हो रही है। तो वो हमारा कैसे किस में आ जाता है? रेशनल नंबर में आ जाता है। उसके बाद नंबर आगे टॉपिक आता है हमारा क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि इसे नहीं लिखा जा सकता P/Q की फॉर्म में। तो ऐसा नंबर हमारे कहलाते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन कौन से नंबर इसके अंदर आ जाते हैं? जैसे कोई भी संख्या जो रूट के अंदर है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, यहाँ से जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, वो हमारे सारे नंबर किस में आ जाते हैं? इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या। और ऐसा नंबर जिसकी मान लो रिपीटिंग 1, 1, 2, 3 ये कोई नंबर लिखा हुआ है, अब यहां से इस नंबर को देखते हैं कि इसका नंबर की क्या रिपीटिंग, एक नंबर की रिपीटिंग नहीं हो रही, यानी कि सभी नंबर क्या हो गए? अलग अलग। जब भी ऐसा कोई नंबर आता है यानी कि उस नंबर की रिपीटिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा जो हमारा नंबर है वो भी हमारा किस नंबर में आता है? इरेशनल नंबर में आता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर होती है जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते और जिस नंबर की रिपीटिंग नहीं होती है, यानी कि वो अलग अलग दूसरा नंबर आ जाता है। ठीक, वो हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और यहाँ से पाई क्या है? पाई भी एक कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर, पाई भी कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर है। अब भाई हम कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चे पूछते हैं इसकी वैल्यू 22/7 होती है। देखो मैंने यहाँ से 22/7, एक नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसकी जो वैल्यू हम पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7, वो सिर्फ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ना कि उसकी वैल्यू पाई की वैल्यू होती है। ये हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जिसे क्वेश्चन सोल्व करने में लेते हैं। पाई की नहीं, अगर पाई की हम वैल्यू की बात करें तो पाई की बहुत मोटी किताब है, उसकी बहुत सारी वैल्यू है, तो इसलिए पाई की एक वैल्यू नहीं होती, बहुत सारी वैल्यू होती है। तो पाई को किस में रखा गया है? पाई को रखा गया है इरेशनल नंबर में, और जो 22/7 है वो नंबर आता है हमारा किसमें? रेशनल नंबर में। ये नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं। आगे बात करते हैं हम
एक उंगली से। आइए अब हमने जाना रेशनल इरेशनल को, अब जानते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि दो नंबर जिनके ओनली एंड ओनली कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर। जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती हैं, या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं, यानी कि ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब वो कौन कौन से 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 फैक्टर जो होंगे, एक तो होगा 1 और एक होगा इट सेल्फ मतलब स्वयं, यानी कि एक तो वो खुद ही नंबर होगा और एक फैक्टर क्या होगा उसका? 1 होगा। जैसे अब देखो 1 को हम देखते हैं 1। अब 1 का तो एक ही फैक्टर 1 है, यानी कि 1 को ना तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। इसके अलावा 2, 3, 5, 7 ... आगे इस प्रकार ये नंबर हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। इनके देखो फैक्टर कितने होते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका एक 1 फैक्टर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 का देखते हैं, 3 का तो 1 और ओनली मतलब केवल 2, वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से अधिक होंगे, 3 हो या 4 हो, मतलब 2 से अधिक होंगे। 2 से अधिक होंगे तो वो संख्या कैसे कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहलाती हैं। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, वे संख्या हमारी कहलाती हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर यहाँ से 4 हो सकता है, 4, 6, 8 और ... इस प्रकार से। यानी कि इसकी अगर बात करें तो 1 से तो डिवाइड होता ही है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि कितने बने? 3 फैक्टर, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, यानी कि 2 से अधिक होंगे तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसे इसका अगर हम देखते हैं 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और स्वयं से भी। तो कितने नंबर हो गए? फैक्टर हो गए इसके 4। तो इस प्रकार से जो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, वे संख्याएं कहलाती हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब जानते हैं हम को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या किसी 2 संख्याओं का जोड़ा या किसी संख्या का पेयर। कोई 2 संख्या जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। यानी कि वो को नंबर कैसे होंगे? एक तो उसमें इवन होगा और एक नंबर ओड होगा, तो उसका HCF हम निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। यानी से हम अगर नंबर की बात करें जैसे 2,
2 3। इसका अगर HCF की बात करें, इसका HCF कितना हो जाएगा, को प्राइम नंबर कहलाता है जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। यानी कि किसी भी संख्या का पेयर या एक संख्या का जोड़ा जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा, को प्राइम नंबर कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 हो जाएगा, 3 5 हो सकता है या 4 भी हो सकता है, ठीक। जिनका HCF कितना हो जाता है, 1 होता है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर की। इंटीजर पूर्णांक, हिंदी में कहते हैं क्या, पूर्णांक। अब इंटीजर जो पूर्णांक होता है वो 3 टाइप में होता है। वैसे तो जनरली 2 टाइप में होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो भी एक इंटीजर होता है, जीरो भी एक पूर्णांक होता है, जीरो। और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव में 1 2 3 4 डॉट और अनंत तक जाता है, ये हमारे पॉजिटिव हो जाता है। और जीरो भी एक नेचुरल एक पूर्णांक होता है जिसे समपूर्णांक कहते हैं। इसे हम जानेंगे आगे समपूर्णांक कैसे होता है। जीरो भी एक पूर्णांक होता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो इसमें हमारा -1 -2 -3 डॉट इसी प्रकार माइनस के पूर्णांक हो सकते हैं। तो पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के, यानी कि जीरो भी क्या होता है, एक हमारा पूर्णांक होता है। हम जनरली 2 पूर्णांक पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, जबकि जीरो भी हमारा एक पूर्णांक होता है, समपूर्णांक। इसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे या नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ये समपूर्णांक क्यों होता है। अब बात करते हैं उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज इन लास्ट नंबर ऑफ मल्टीपल। संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या, संख्याओं के गुणनफल के जो अंत संख्या होगी उसका हम फैक्टर करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ लिया जाता है हमसे। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए अच्छा हम देखते हैं कैसे नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम देखते हैं 2 × 5, यानी कि हमने 10 के फैक्टर करे 2 × 5। इसके अगर अंदर बात करें नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना, 1। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसे मैंने लिखा 2 की पावर 2 400। इसके अंदर हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 2। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार 2 × 5 की पावर n, और यहाँ कुछ भी नंबर हो सकता है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n। अब हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि हम देख रहे हैं 10 के हमने फैक्टर किए 2 × 5। अब इसकी पावर कितनी आ रही है, यहाँ जिसकी पावर कुछ नहीं होती, कितनी होती है, 1, यानी कि दोनों की पावर सेम रह रही है। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। अगर हमने 100 के फैक्टर करे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यहाँ से दोनों की पावर कितनी है, इक्वल, समान है। तो यहाँ से हमने देखा नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 2। इसी प्रकार हम आगे भी चलते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते हैं, फिर आगे इस प्रकार हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से हमने लिखा 2 × 5 की पावर n, यानी कि कितनी भी पावर आ जाएं और क्या हो, पावर दोनों की इक्वल पावर हो, तो वो हमारा कहलाता है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कहलाता है। यहाँ से आप देखो कुछ भी नंबर ले लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर, 64 × 125 × 112 या कुछ भी ले लो। यहाँ से कहने का मतलब जितना इनके जो भी नंबर दे रखा होगा इसके पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद 2 और 5 इनकी जो भी पावर कितनी इक्वल होगी, समान पावर,
वो कहलाता है हमारा नंबर ऑफ जीरोज। आइए फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या इसे हम इतना ना कर करके अगर इसे 4 की पावर में करें तो थोड़ा और आसान रहेगा। भाई इसे लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब मल्टीप्लाई। इसके फैक्टर हम कर ले रहे हैं। इसके फैक्टर हम कर लेंगे 112 के फैक्टर हम करते हैं यहाँ से 2 5 जा 10 2 6 जा 12 और 18 2 जा 56 और 14 2 जा 28 और 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी कि इसके फैक्टर निकल के आए कितने 2 की पावर 4 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 5। यहाँ से अब हम देखते हैं ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर कितनी 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर यहाँ से 3 और एक ये कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। 2 की पावर इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 की पावर क्या है 7 की पावर कुछ भी नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो। अब देखो नंबर ऑफ मुझे निकालना है यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज क्या मैंने भी बताया था 5 और 2 के मल्टीपल यहाँ से हमने किसी भी नंबर के फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद 5 और 2 की जितनी समान पावर होंगी वो हमारा कहलाता है नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ से देखें इसमें भाई 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 6 और 4 10, यानी कि इसके अंदर तो 4 होगा, 5 की पावर भी कितनी है 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा हमारा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। यहाँ से देखो दोनों की पावर यानी कि 10 के अंदर 2 की पावर 6 ये हैं मल्टीप्लाई गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, इन्हें हम जोड़ेंगे तो 2 की पावर तो 4 होगी ही उसके अंदर, तो यहाँ से 5 की पावर 4 यानी कि दोनों की पावर समान लेनी है। अगर इसकी 4 है तो उसमें से भी हम 4 ही लेंगे और बाकी को हमें किसी नंबर को कुछ नहीं देखते, बाकी को छोड़ देंगे। 2 और 5 के मल्टीप्लाई में जितनी समान पावर होती है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैक्टोरियल एन नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर एन का मतलब है एन का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 फैक्टोरियल में, उसका यहाँ से पूछ लेता है नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो फैक्टोरियल इस प्रकार भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये इस प्रकार भी फॉर्म में लिखा जा सकता है या इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यहाँ से इस फॉर्म में लिखा मिले या इस फॉर्म में लिखा मिले। अब हमसे फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज पूछ लेता है, उसे हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टोरियल में n लिखा है, उसके लिए नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे फैक्टोरियल में, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार हम चलते जाते हैं। ये कब होगा, जब यहाँ से जो अंश होगा ये जब तक भाग इसमें जाता रहे, जब तक हम करते रहेंगे। जब अंश या तो बड़ा होगा या बराबर होगा हर के, अंश बड़ा रहे तो हर से हम क्या करते रहेंगे भाग करते रहेंगे, या उसके बराबर हो जब तक हम करेंगे, यानी कि नोमिनेटर ग्रेटर या इक्वल डिनोमिनेटर, ये हम जब तक करेंगे जब तक अंश या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। अच्छा कोई एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया 25 ले लिया, 25 फैक्टोरियल। अब हम 25 फैक्टोरियल में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो नंबर ऑफ जीरोज बताएंगे। इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया n की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। अब 25 दे रखी है तो n कितना है 25, अपॉन में क्या लिखेंगे 5 प्लस, आगे चलेंगे उसके बाद 25 और अपॉन में
5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि 25 और नीचे 5 का क्यूब करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बताया इसे जब तक करते हैं जब अंश बड़ा हो या बराबर हो हर के। यहाँ से तो यहाँ से देखते हैं 5 से कितनी बार कट हो जाएगा ये, 5 5 जा 25, और यहाँ से भी 5 का स्क्वायर 5 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ऐसे 5 का 1 और 5 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं ओनली एंड 25 बनेगा, ये कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए हमारे, यहाँ से 6 निकल के आ गए। अगर और भी हमें इसके यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैंने लिया 127 ले लिया, इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है, ये भी फैक्टोरियल होता है हमारा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल फॉर्मूला वही होता है हमारा n अपॉन n कितना दे रखा है आपके 127 अपॉन में कितना 5 प्लस 127 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 127 अपॉन 5 का क्यूब और प्लस। अब देखो यहाँ से आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 127 आपके जो 5 की पावर 4 आएगी यहाँ से वो क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसे भाग करके देख लेते हैं। अब हम इसे भाग करके देखते हैं, 5 से अगर इसे भाग करेंगे तो 5 2 या 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, कितना हो गया 27, 5 पंजे 25। जितना इसमें शेषफल रिमाइंडर बच जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार हमारे कंप्लीट डिवाइड होता है उतना हम लेते हैं इसके अंदर। जैसे 5 से कितनी बार डिवाइड होगा 5, 5 दूनी 10, 2 बच्चा 5 पंजे 25, उसके बाद 2 बच्चा उसे छोड़ दो। फिर यहाँ से 25 से अगर हम इसे करेंगे आगे ये कितना बनेगा 25 से करेंगे तो 25 पंजे 125 होता है, यानी कि लगभग ये 5 बार डिवाइड होगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये 125 बनेगा, 125 5 की क्यूब 125 होता है, तो लगभग ये डिवाइड होगा लगभग कितनी बार, 1 बार, यानी कि हमें रिमाइंडर नहीं लेना है। तो यहाँ से 25 प्लस इन्हें हम ऐड कर देंगे 5 प्लस 1, सबको हमने ऐड करा तो 25 और 5 30 और 1 31। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 31, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम कोई भी फैक्टोरियल आ जाए हमारा, तो यहाँ से अगर कोई नंबर दे रखा है उसे पहले तो यहाँ उसका जो रिमाइंडर बचता है उसे भाग देने पर नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से उसका पूरा जो भागफल जाता है वो ही लेते हैं, उसके बाद रिमाइंडर नहीं लेते। इस प्रकार हम किसी भी फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो आसानी से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक इस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ डिवीजर, भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ डिवीजन हमसे पूछ लेता है भाजक कैसे निकालते हैं। अब देखो भाजक में क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर हमें दिया होगा उसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद यानी कि मान लो कोई नंबर हमें दिया हुआ है, कोई नंबर है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब उसके हम फैक्टर कर लेंगे, जैसे a की पावर हमने लिखा इसे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से कोई नंबर हो सकता है। वेयर जहाँ a b c हैं, a b c ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब इनका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। प्राइम फैक्टर ए बी सी क्या है, प्राइम फैक्टर है, इनका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं इसमें तो यहाँ से निकालेंगे x प्लस 1, जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे फिर y प्लस 1 मल्टीप्लाई z प्लस 1। यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आगे भी डॉट डॉट हो सकता है, मतलब आगे अगर और भी फैक्टर और आता है तो आगे भी हम निकाल सकते हैं। मतलब जिसकी कोई भी नंबर हमें दे रखा होगा उसके पहले क्या करेंगे, उसके फैक्टर कर लेंगे और जितनी उसकी पावर रहेगी उसमें एक एक ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई करा देंगे, नंबर ऑफ डिवीजर निकल के आ जाएंगे। अच्छा कोई एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया 25 ले लिया हमने
25। हमने एक नंबर लिया 25, इसके पहले क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करा तो हमने 5 × 5 इतना लिखा। अब देखो 5 × इसकी पावर कितनी है 1 और 1 यहाँ से, तो मैंने बताया था अभी नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हम निकालेंगे तो यहाँ से पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ से भी 1 + 1 इतना कर देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। तो इस प्रकार नंबर ऑफ डिवीजर जो भाजकों की संख्या कितनी आ गई निकल करके 4 आ जाती है हमारी। देखो चेक भी कर सकते हो 4 कैसे, अच्छा और कोई नंबर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने लिया यहाँ से 125 ले लिया, या कोई और नंबर ले सकते हो। मैंने यहाँ से 144 लिया। इसका हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इसके यहाँ से फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर हम करते हैं यहाँ से 144 के, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और 2 3 36, 2 से फिर फैक्टर करेंगे 18, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 9 18 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। मतलब इस प्रकार हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं इसके फैक्टर करने के बाद कितनी यहाँ से आया 2 की पावर कितनी बनी, 2 की पावर निकल गई 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी है 4, और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 2। नंबर ऑफ जीरोज मुझे निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 4 + 1 मल्टीप्लाई जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दो, प्लस और 2 + 1 इनकी क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 5 4 और 1 5 और गुणा 2 और 1 3 कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ डिवीजन निकल के आ जाएंगे कितने 15। तो इस प्रकार हम किसी के भी नंबर ऑफ डिवीजन निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट बेस्ड प्रॉब्लम, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इकाई अंक जान ले रहे हैं। इकाई अंक से निकालने से पहले हमें पता हो इकाई अंक, अगर हम देखते हैं कि अगर हम 2 की पावर 1 2 की पावर 2 4 इकाई अंक पर क्या आता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 5 32 होता है, यानी कि इकाई अंक पर क्या आएगा 2। 2 की पावर 6, यहाँ से हम देखते हैं कितना होता है 2 की 5 कितना होता है 32, और उसके बाद 2 की 5 6 कितना होता है, यहाँ से हमारा आ जाता है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 होता है हमारा 64, यानी कि 4 इकाई अंक पर कितना आ जाएगा 4। 2 की पावर 7 की हम बात करें, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं। देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 5 32, 32 दूनी 64, यानी कि 4 आएगा। और 2 की पावर 7 की हम बात करते हैं तो 7 कितना हो जाता है 64 दूनी 128, क्या हुआ 2 की पावर अगर 1 देखते हैं तो 2 की पावर इकाई अंक पर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 देखते हैं तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाता है, और 2 की पावर 5 यहाँ से इतना देखो पहले, ठीक है। इतना हम देखते हैं कि हमने यहाँ से देखा कि 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 4 आया, 2 की पावर 3 8 आया, 2 की पावर 5, यानी कि जो चौथा नंबर है रिपीट वही वाला नंबर रिपीट हो रहा है हमारा, यानी कि हम देखते हैं यानी कि चौथे नंबर पे वही रिपीट। आगे भी हम देख लेते हैं 3 की पावर 1 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर 3 27 होता है 7, और 3 की पावर 4 81 1 होता है, और 3 की पावर 5 यहाँ से हम करते हैं तो ये नंबर कितना आएगा हमारा 3 आएगा, क्योंकि कितना होता है 243
243। तो यहाँ से यानी कि हम देखते हैं चौथा नंबर वही रिपीट हो जाता है हमारा यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का यूनिट अंक निकालते हैं तो वो नंबर की हम क्या उससे क्या कर देंगे, जो जितनी भी अगर उसकी पावर में दे रखा है तो उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ या इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ से, एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ से 2 की पावर हमने लिया 64, या कोई अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, छोटा एग्जाम्पल ले लो कोई, 2 की पावर हमने लिया यहाँ से 6 ले लिया, 2 की पावर 6। अब हम कह रहे हैं यहाँ से 2 की पावर 6 का हमें निकालना है क्या, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है तो इसकी जो पावर है इसे हम यहाँ से 4 हटा दो, यहाँ से 4 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच गया। ठीक, यानी कि इसमें 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बच जाएगा 2, और 2 की पावर 2 और 2 की पावर का कितना आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ से हमारा जो इकाई अंक निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 निकल के आ जाता है। और कोई नंबर यहाँ से कोई ले, दूसरे एग्जाम्पल कोई ले रहे हैं, जैसे 3 की पावर हमने लिया यहाँ से, अच्छा 3 की पावर 37 ले लिया हमने, इसका नंबर इसका यूनिट अंक देखना है यहाँ से, तो इसकी पावर को पहले क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने पर हम देखते हैं तो कितना बचता है 1 बचता है। तो 3 की पावर कितना बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी कि यूनिट नंबर जो इकाई अंक आएगा हमारे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये यूनिट नंबर इकाई पे यानी कि 1 यानी कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब इसे जानते हैं यानी कि किस किस नंबर पे ऐसा है कि उनका इकाई नंबर वही आता है। तो अच्छा उसे जानते हैं। मतलब इसमें कई ऐसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिड 1 होती है। साइक्लिड का मतलब जिनके इकाई अंक पर यानी कि उनकी पावर कितनी हो उन पर उनका जो इकाई अंक आता है वही आता है। तो यहाँ से जिनकी साइक्लिड 1 है, अब यहाँ से 0 1 5 6 मेरे पास ये 0 1 5 6 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिड 1 होती है। हमेशा इनकी पावर कुछ भी हो, हमेशा इनका जो इकाई अंक आएगा इतना ही आएगा। जैसे 0 की पावर कुछ भी कर लो, 0 की पावर अगर मैंने 1 करा तो 0 आया, 0 की पावर अगर 2 करा 0 आया, यानी कि 0 की पावर कुछ भी करो हमेशा इकाई अंक कितना आता है 0 पे 0 ही आता है। आगे अगर हम 1 का भी 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, 1 की पावर भी कुछ भी करो तो 1 ही आता है। इसी प्रकार अगर हम 5 की पावर हम कितनी करते हैं 1 तो 5 आता है, और 5 की पावर 2 करेंगे तो फिर भी कितना आएगा 5, 5 की पावर 3 कर लो तब भी कितना आएगा 5। यानी कि ये वो नंबर हैं 0 1 5 6 जिनकी पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट प्लेस पर उनका जो नंबर आता है इकाई अंक कितना आता है 1 आता है। ऐसे 6 को भी हम देखते हैं, 6 को भी देखें तो 6 की पावर 1 तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 की पावर 2 फिर भी 6 आता है, 6 की पावर 3 फिर भी कितना आता है 6 आता है। कहने का मतलब इनकी पावर ये वो नंबर हैं जिनके हमेशा कितनी पावर हो जाए उनकी जो इकाई अंक आता है हमेशा वही आता है। आगे अब वो नंबर जिनकी साइक्लिड 2 होती है, जिनकी साइक्लिड कितनी होती है 2, यानी कि उनके 2 नंबर हो सकते हैं। कैसे, ये नंबर होते हैं 4 और 9, 4 और 9, यानी कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ से 4 की पावर अगर मैंने यहाँ से ली 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 के इकाई पर क्या आएगा 4 आएगा, 4 की पावर 2 16 आता है, 4 की पावर 3 4 आता है, 4 की पावर 4 6 आता है। यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी, अगर मैं यहाँ से 4 की पावर 1 किया और 4 की पावर 3 करा तो दोनों का जो यूनिट प्लेस आया वो कितना आया निकल करके 4 आया। और मैंने जो देखा यहाँ से दोनों की पावर अगर क्या है इवन है तो यहाँ से इनकी जो यूनिट वैल्यू निकल के आई कितनी आई 6। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जब भी n 4 की पावर n क्या होगी ओड, यानी कि n का मान कुछ भी हो, n कैसी होगी n नंबर होगा ओड 4 की पावर n, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा यानी कि यूनिट निकल के आएगा इकाई अंक निकल के आएगा वो कितना आएगा 4। और अगर 4 की पावर है
n है और ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसकी जो यूनिट प्लेस वैल्यू आएगी निकल करके वो कितनी आएगी, 6 आएगी। इसी प्रकार हम इसका भी चेक कर सकते हैं 9 का। अगर 9 की हम बात करें तो जनरली 9 की पावर अगर देखो 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर अगर 2 करते हैं तो 1 आता है, और 9 की पावर 3 करते हैं यहाँ से तो कितना आता है, 9 आएगा, और 9 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ से निकल के। यानी कि इसमें भी वही होता है, यानी कि कहने का मतलब जब भी 9 की पावर ओड नंबर आता है, ओड नंबर 9 की पावर में कुछ भी ओड नंबर आता है तो उसकी वैल्यू जो इकाई अंक आएगा उसका निकल करके वो कितना आएगा, 9। और जब भी इनकी वैल्यू यानी कि इनकी पावर जो आती है इवन यानी कि सम निकल के आएगी तो इनका जो इकाई अंक आएगा कितना आएगा, 1 आता है यहाँ से। अच्छा आगे देखते हैं नंबर, आगे हमारी बचती है एक साइक्लिड। जब जो नंबर बचे इनके अलावा साइक्लिड 1 और 2 को छोड़ करके, तो अब उनका कैसे निकालते हैं। साइक्लिड 3, साइक्लिड 3 की बात कर ले रहे हैं। साइक्लिड 3 में क्या क्या नंबर बच गए हमारे, 2 बच गया, 3, 7, 8 ये हमारे। अब इनका यहाँ से नंबर यूनिट अंक कैसे निकालते हैं। इनकी यूनिट अंक निकालने के लिए इनकी पावर को इन संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए इनकी पावर को, इनकी घात को पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो शेषफल बचेगा इन संख्याओं के जो 2, 3, 7, 8 है, इनकी पावर कुछ भी आ जाए तो इनकी पावर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करते हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वहाँ से वो उसकी यूनिट प्लेस हो जाता है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे मान लो 2 की पावर हमारे पास आया 97 आ गया। अब 2 के पावर 97 आया, इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। तो 2 की पावर इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा। अब देखो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा कितना, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 1, और रिमाइंडर 1 बचा तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो हमारा जो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ से निकल के। अगर हमारा कोई ऐसे करके वैल्यू आती है जैसे 4 की पावर कितनी आ गई, 36 आ गई यहाँ से, तो 4 की पावर इसे हम डिवाइड करते हैं 4 से ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है 0। किसी की पावर अगर आए कुछ यानी कि 4 से उसे डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो उसकी पावर को 4 लिख दिया जाता है। ध्यान रखें, किसी की पावर, अगर किसी की पावर हमें दी हुई है और वो डिवाइड हो जाती है कम्प्लीटली 4 से, तो उसकी पावर को 4 लिख दिया जाता है। उसके बाद वो हमारा यूनिट नंबर हो जाता है। जैसे अब इसकी हम क्या करेंगे, 4 की पावर 3 करते हैं, कितना आता है, 64 आता है। 64 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 यहाँ से, यानी कि हमें तो यूनिट प्लेस देखना है तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 6 आ जाता है। इस प्रकार से यानी कि जिसकी पावर अगर पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसकी पावर को क्या लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है। और जिसकी पावर कंप्लीट डिवाइड नहीं होती उसकी पावर जितना रिमाइंडर बचेगा इतना वहाँ से हमारा जो उसकी जितनी पावर बचती है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं या उसका यूनिट प्लेस देख लेते हैं, वही हमारा इकाई अंक आ जाता है। अब ये तो रहा हमारा यानी कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस। जनरली वैसे तो हम किसी का भी नंबर अगर किसी की पावर आती है तो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, उसके बाद हमारा वहाँ से इकाई अंक आ जाता है। पर हमें क्वेश्चन में क्या होता है कि जल्दी से करना होता है, इसलिए
अगर हम उन नंबर को साइक्लिड 1 साइक्लिड 2 याद रखते हैं तो जनरली, क्योंकि उसे हमें करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऐसे नंबर है जिनका हमें ऑलरेडी पता हो तो हम जल्दी से हमारा समय बच जाता है और जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इस पर एक टाइप का 2 टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं। मान लो फैक्टोरियल हमें दिया होता है और फैक्टोरियल में हमसे पूछ लेता है कि इकाई का अंक बताइए, तब हम कैसे करेंगे? ये तो खाली हमारे नंबर की बात हमने करी। अब फैक्टोरियल में पूछ लेता है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस, इस प्रकार हमें दिया हुआ है और ये हम जा रहे हैं कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल तक। अब मैं यहाँ से हम पूछते हैं, इसमें पूछ लेता है तुमसे क्या? इकाई का अंक। इकाई का अंक पूछ लेता है। इकाई का अंक, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे इसके अंदर? देखो, इकाई का अंक मैं देखता हूँ यहाँ से, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूँ, 1 फैक्टोरियल की, तो 1 फैक्टोरियल तो हमारा क्या होता है? 1 ही होता है। अगर हम 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 2 × 1। और 3 फैक्टोरियल को बात करें तो 3 फैक्टोरियल कितना आता है? 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना होगा हमारा? 2। और 4 फैक्टोरियल की हम बात करें तो 4 फैक्टोरियल हमारे यहाँ से बनता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 × 3 = 8, 4 × 3 = 12, 2 × 24। अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें, 5 फैक्टोरियल हमारा निकल के आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 5 चौक 20 या 60 और 60 दूनी कितना आया? 120, इतना निकल गया। अब हमने एक चीज़ देखा कि जब हम 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक चले थे तो उसमें कोई भी जीरो नहीं था। अब यहाँ से हमने 5 फैक्टोरियल से देखा तो यहाँ से लास्ट में क्या आ रहा है? 0। यानी कि अब जितने भी नंबर आएंगे 5 से आगे, सब में क्या आएगा? 0 आएगा। तो सब में 0 आएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई 0 का उसका हमें तो यूनिट अंक निकालना है, इकाई अंक। तो जिसके लास्ट में 0 है तो उनका सब इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब 5 से जितने भी बड़े नंबर हैं तो ये यहाँ से कट जाएंगे, कैंसिल, यानी कि उनका इकाई अंक पर 0 आने वाला है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इकाई आगे नंबर, जितने भी आगे नंबर बचे उन्हें हम देख लेंगे। यहाँ से 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, उसके बाद 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, उसके बाद 4, यानी कि 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उसके इकाई अंक पर सब में क्या आता है? 0 आता है। अब यहाँ से हम देखते हैं 24 और 6 को ऐड करेंगे तो ये इसके लास्ट में 0 आएगा, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 कितना बचा? 3। तो हमारा यहाँ से जो इकाई अंक निकल कर आ जाता है कितना आ जाता है? 3। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब, अगर तुम्हें प्लस में बहुत सारे फैक्टोरियल हम दे रखे हैं और इकाई का अंक तुमसे पूछता है तो 5 से 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनके लास्ट में 0 आता है और 0 से हमारा कोई मतलब नहीं, उसे वहाँ से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो बचे हैं उसके बाद उन्हें हम ऐड करके देख लेंगे, वो हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। अच्छा, अब तो ये बात रही कि हमें ऐड करके दिया हुआ है। अगर हमें मान लो ये आ जाता है किसमें? ये हमें पावर में आ गया, फिर कैसे करेंगे? नंबर ऑफ 0 फैक्टोरियल में अगर पावर में आ जाता है तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया 2 की पावर 11 आया, 2 की पावर 11 फैक्टोरियल दिया हुआ है। अगर इसमें पूछता है इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक हम निकालेंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर हम निकालते हैं इसमें यहाँ से, तो भाई एक चीज़ अब हमने देखी थी क्या, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 1 फैक्टोरियल की, 2 की पावर 1 फैक्टोरियल को हम देखते हैं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। और 2 फैक्टोरियल हमने निकाला, यहाँ से 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है निकल करके? 6 आई। और यहाँ से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है निकल करके? 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ से कितनी आ जाती है? 4 3 = 12, 2 जा कितना हो जाएगा? 24। और 5 फैक्टोरियल की बात करें, 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा निकल के यहाँ से? 5 × 4 × 3
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आती है हमारे पास। यानी कि एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ से, अब एक चीज़ देखो, हमें 5 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ देखते हैं यहाँ से हम, क्या देखो 4 फैक्टोरियल का हम यहाँ से देख रहे हैं। 4 फैक्टोरियल का हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है निकल करके 24 आएगा। जब यहाँ से 24 आया तो यहाँ से ये डिवाइड, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जितनी वैल्यू 3 फैक्टोरियल से जितनी वैल्यू बड़ी होंगी वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगी, किससे, 4 से। जो अगर वो उसकी पावर यानी कि वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगी 4 से, तो जितनी भी बड़ी वैल्यू होती है और जिसकी जो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है 4 से, तो उसकी पावर को क्या लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है। ये हमने सीखा, पहले भी हमने सीखा था। यानी कि अगर किसी भी कोई भी फैक्टोरियल लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ से ये तो 4 से डिवाइड नहीं होती, पर अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो ये 24 आता है। 24 अगर 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाती है। और कोई भी, मैंने बताया था, अगर कोई भी पावर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर को क्या लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है। तो 4 यानी कि जिसकी पावर, अब हमें 3 फैक्टोरियल से बड़ी जितनी भी पावर आती है देखने की जरूरत नहीं है, उसकी पावर को कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। तो क्या हमारा जो यूनिट इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है। दोबारा सुन लें, कोई भी पावर हमें फैक्टोरियल में दी हुई है, अगर 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उसके पावर में, तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होती है 4 से। जब एग्जैक्ट डिवाइड होती है 4 से, उसकी पावर को कितना लिख दिया जाता है, 4। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा फैक्टोरियल में 4 से बड़ी वैल्यू आती है, 4 से बड़ी, तो उसकी पावर को कितने लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और जितना भी फिर उसकी पावर को मल्टीप्लाई जो कर लेंगे वहाँ से, फिर वहाँ से जो भी आता है हमारा यूनिट अंक आ जाता है। अगर 1 2 3 की बात करें तो जनरली हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना फैक्टोरियल में या किसी भी नंबर का इकाई अंक हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम, शेषफल निकालना। अब देखो, शेषफल निकालने की मैं कुछ यहाँ से कुछ ऐसी संख्या बताऊंगा जिससे आप एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर ये होगा। जैसे जनरली हम बात करें इसकी, जैसे a की पावर n अपॉन a+1 इतना लिखा हुआ है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, यहाँ से n की जो, अब यहाँ से भाई कुछ भी हो सकती है, पर ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ से क्या, रिमाइंडर a आएगा, यदि रिमाइंडर a आएगा, अगर a की पावर n अपॉन a+1 है तो रिमाइंडर a आएगा। कब, इफ यदि n इज ओड नंबर। कैसा नंबर है, n की वैल्यू अगर ओड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, a आएगा। अगर यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा इफ यदि n इज इवन नंबर। n कैसा है, इवन है। n यदि इवन है तो कितना आएगा, a 1 आएगा। और अगर ओड है तो यहाँ से कितना आएगा, a आएगा। देखो जान भी हम लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ से a की पावर, अब a की कुछ भी नंबर ले लें हम यहाँ से, मान लो जैसे a की वैल्यू हमने 5 ली। अगर पहले हम ओड नंबर की बात करते हैं तो यहाँ से मैंने 3 लिया, अपॉन में कितना हो जाएगा, 5+1। 5 की पावर अगर 3 लिया यहाँ से तो कितना आ जाता है, 125। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100। यहाँ से भाई 20 छंग कितना हो जाता है, 20 छंग 120। या यहाँ से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना बचेगा, 20 छंग 120 तो कितना बच जाएगा हमारा, 5। यानी कि जो हमारा a था वही हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यहाँ से अगर हम बात करते हैं सम की, जैसे हम लिख लिया यहाँ से 5 लिया और 5 की पावर हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया, और 5+1 और 5 की 2 करते हैं तो कितना आएगा 25। और अपॉन में कितना हो जाएगा 6 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारा 1 आ जाता है।
यहाँ से, यानी कहने का मतलब अगर a की पावर n अपॉन a प्लस 1 लिखा है यहाँ से तो रिमाइंडर a आएगा यदि n क्या है ओड है, और रिमाइंडर 1 आएगा यदि n क्या है इवन नंबर है। नंबर 2, यदि हमारी पावर a प्लस 1 की पावर n, a प्लस 1 की पावर n अपॉन में a है, a प्लस 1 की पावर n अपॉन में a है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज 1, हमेशा 1 आएगा, चाहे कुछ भी ले लो यहाँ से। जैसे मान लो मैंने यहाँ से a की वैल्यू कितनी ली, 2 ली, 2 प्लस 1, और इसकी पावर कितनी है, मैंने 1 ही ले ली इसकी पावर, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 और 1 3, और अपॉन में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। कुछ भी ले लो यहाँ से, a की वैल्यू कुछ भी हो और इसकी n की पावर भी कुछ भी ले लो, यहाँ से हमेशा जो रिमाइंडर आएगा ऑलवेज 1 आएगा। किस कंडीशन में, यदि a प्लस 1 की पावर n हो और अपॉन में कितना हो a हो। अच्छा नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं हम, और किस प्रकार और क्या हो सकते हैं। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, यदि a की पावर n है और b की पावर n है तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है किससे, a प्लस b से, a प्लस b से। पर n की जो वैल्यू होगी भाई क्या होगी, जब होगी एग्जैक्ट डिवाइड होगी, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिवाइड होगी कब, यदि n इज ओड नंबर। n कैसा नंबर होगा भाई, ओड नंबर होगा। ध्यान रखें a की पावर n प्लस b की पावर n दिया हुआ है तो ये a प्लस b से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी यदि n कैसा नंबर हो, ओड नंबर हो। अच्छा a की पावर अगर मैंने ली यहाँ से, जैसे 2 की पावर, मैंने ओड की बात कर रहे हैं यानी कि 1 लिया प्लस, और 3 की पावर क्या लिया 1 लिया, अपॉन में 2 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 5, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर क्या बचता है 0, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर हम यहाँ से a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन में a की पावर n और b की पावर n आता है तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, a प्लस b से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब n क्या होगा, इफ n इज इवन नंबर, n क्या होगा इवन नंबर, n इवन नंबर होगा तो यहाँ से ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, a प्लस b से। अच्छा इसे हम देख ले रहे हैं फिर 2 की पावर यहाँ से दिया हुआ है, जैसे हमने 2 की पावर, इसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लो माइनस में आएगा, 3 की पावर मैंने क्या लिया है यहाँ से 2 लिया माइनस, और 2 की पावर कितना लिया 2 ले लिया, और अपॉन में 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस का 4 का 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5, और 5 से 5 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब a की पावर माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n अब डिवाइड हो जाएगा कब, n इज इवन नंबर है, a प्लस b से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें ये दिया हुआ है बार वाले क्वेश्चन। भाई अब हम जान लेते हैं बार वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो बार वाले क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अब बार में जो क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे वो हम कैसे निकालेंगे। नंबर 1 टाइप, मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 0.3 और इसके ऊपर क्या लिखा है, बार लिखा है। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बार लिखा है इसका मतलब है इस नंबर की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। मतलब ये रिपीट ऐसे करके नंबर चलता रहता है, डॉट डॉट डॉट, ये नंबर की रिपीटिंग होती है। तो इसे नंबर को मतलब इस फॉर्म में लिख दिया जाता है 0.3 और इसके ऊपर क्या बार। अब इसे हम क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं इसे,
3 अपॉन जितने नंबर के ऊपर आगे दशमलव से किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब हमारा जिस एक नंबर के ऊपर बार लिखा है तो एक नंबर यानी कि बच्चे में क्या आ जाता है 9 आ जाता है। 3 से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 3। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो 2 नंबर पे बार आ गया 6 5, 2 नंबर पे बार आया, फिर कैसे करेंगे भाई, इसके भी ऐसे कर लेंगे। यहाँ से हम 65 अपॉन में यहाँ से अगर बार का साइन हटाएंगे, दोनों पे बार लगा है तो 9 9 कर लेंगे। अगर ये इससे डिवाइड होता है तो डिवाइड, अन्यथा इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ से मान लो 0.64, आपकी बार क्या करा, एक नंबर के ऊपर बार है और दूसरे नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसे क्या करते हैं, 64 पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर देते हैं, उसे माइनस करेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार है उसका तो लिखेंगे 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका लिखेंगे क्या 0। अब यहाँ से 64 में से माइनस करेंगे तो 4 में से 6 नहीं जाने का कैरी ले लेंगे, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ से 58 अपॉन में कितना 90। अगर थोड़ा कट हो रहा है, इसे भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लेंगे। 2 से कट करो, 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, और इसे 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 29/45, इतना आंसर आ जाता है। अच्छा, और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं इसके। और क्वेश्चन आ जाता है अभी हमारा 1.23। अब की बार इनके ऊपर बार लगा है। अगर हमें इस प्रकार से दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। मान लो इसे हम 1 प्लस ऐसे करके भी लिख सकते हैं 2 3। 2 3 के ऊपर क्या है, बार दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 9 9 हो जाएगा। या इसे मैं लिख सकता हूँ 1 सही 23/9 या 1 होल 23/9। इस प्रकार से ये इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में लिख लो तो इस फॉर्म में भी ये बन के आएगा, और इस फॉर्म में लिखा जाएगा तब भी ये बन के आता है यहाँ से। या अगर ऐसे करके हमें दिया हुआ है 2.34 और इसके ऊपर हमें एक नंबर के ऊपर बार दिया, फिर कैसे करेंगे, इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 होल या 2 सही 3 4 पूरे नंबर में से जिसके ऊपर बार नहीं है इसे माइनस करेंगे, और अपॉन में जिसके ऊपर बार है उसका 9, और नीचे जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या लगाएंगे 0। यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसे 2, ये 2 सही में चलता रहेगा ऐसे ही, और यहाँ से 4 में से 3 जाएगा तो यानी कि 31 बचेगा। कितना बचेगा भाई 31 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 31 आ जाता है। 31 अपॉन में कितना बचे आ जाएगा 90। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। इस प्रकार हम बार वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है प्राकृतिक n संख्याओं का योग। प्राकृतिक n संख्याओं का योग हमें निकालना है। प्राकृतिक n संख्याओं का योग, इसके लिए सूत्र होता है क्या, n+1/2। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्राकृतिक n संख्याओं का योग निकालना है तो n+1/2। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। विषम संख्याओं का योग होता है n²। सम संख्याओं का योग निकालते हैं यहाँ से, इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1। सॉरी, नंबर 4। प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग होता है
n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। प्राकृतिक n संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका भी क्या होता है स्क्वायर। यहाँ से हम इन फॉर्मूले की सहायता से किसी भी संख्या का, प्राकृतिक संख्याओं का, विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का और प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का और प्राकृतिक n संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आज की क्लास में हमने जाना कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सभी संख्या के बारे में, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, डिवीजर भाज्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक को इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगली नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी नंबर सिस्टम की, उसमें हम सभी इस टाइप के सब क्वेश्चन कराएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।